प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम भारत की न्यायपालिका के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना। तो हेडिंग क्या डालेंगे? न्यायाधीशों को पद से हटाना। अब देखो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, उनको पद से हटाना काफ़ी कठिन है, क्योंकि जो संसद है, व्यवस्थापिका, जिनको हम भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। ये पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। व्यवस्थापिका, भारत की व्यवस्थापिका कौन है? संसद। तो वही उनको हटा सकती हैं। तो कोई न्यायाधीश के खिलाफ कोई असमर्थता के आधार पर, सिद्ध कदाचार के आधार पर, अक्षमता के आधार पर उनको एक विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। यानी उनको हटाना का इतना सरल नहीं है। तो ये हेडिंग डालें, न्यायाधीशों को पद से हटाना या हटाने की प्रक्रिया। इसमें लिखिए आप, सर्वोच्च न्यायालय, पॉइंट बना ले से, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है। हटाने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है, यानी उनको पद से हटाना आसान नहीं है। दूसरी लाइन में लिखें, कदाचार साबित होने तथा अक्षमता, यानी वो समर्थ नहीं है तो, तथा अक्षमता अयोग्यता आदि दशा में उनको पद से हटाया जा सकता है। आदि दशा में उनको पद से हटाया जा सकता है, यानी उनके खिलाफ कोई कदाचार, यानी उसका जो आचरण ठीक नहीं है या संविधान के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये साबित हो जाए तभी उनको हटाया जा सकता है। अगली लाइन से लिखेंगे, न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर, यानी उनको क्यों उठाया जा रहा है, उन पर क्या आरोप लगा है। तो न्यायाधीशों को आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। संसद के एक विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा फिर उसका अभिन्न कौन सा? राष्ट्रपति। तो कोई भी विधेयक या कोई भी बहुमत पारित होता है तो दोनों सदनों में होता है। राष्ट्रपति तो केवल क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इस प्रकार, आगे इसमें लिख लें, इस प्रकार न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। इस प्रकार न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। अगला पॉइंट लिखिए, जब तक संसद के सदस्यों में
जब तक संसद के सदस्यों में, यानी सांसद, संसद के सदस्य कौन है? सांसद है, जो संसद में बैठते हैं। एमपी जिसको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे विधानसभा में जो बैठता है उसको हम विधायक कहते हैं, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य को विधायक कहते हैं। और संसद जो सीट होती है और जो संसद में जाते हैं पर जनप्रतिनिधि, उनको हम क्या कहते हैं? सांसद। तो जब तक संसद के सदस्यों में यानी सांसदों में आम सहमति न हो तब तक, आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता है। तब तक किसी न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता है। मतलब तो संसद के जो सदस्य जिनको हम सांसद कहते हैं उनमें एक आम सहमति का होना जरूरी है, सब एक मत हो तभी हटा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार के बहुमत की जरूरत पड़ती है। जब वो सभी सहमति नहीं होंगे तो वो बहुमत पारित नहीं होगा, और बहुमत पारित नहीं होगा तो क्या होगा? उनको पद से नहीं हटाया जा सकता। अगला पॉइंट लिखिए, अगली लाइन से शुरू करें। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कार्यपालिका, जिसको हम सरकार कहते हैं अपनी भाषा में, कार्यपालिका के पास महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी उसका काफ़ी बड़ा रोल होता है, उनकी भूमिका होती है। इसके द्वारा मतलब इनके पास, इनकी सहमति से इनके द्वारा इनको हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा ही। सरकार की भूमिका है तो सरकार कब बनेगी? जब उनको संसद में बहुमत प्राप्त होगा, जो सबसे बड़ा दल है उसको विश्वास प्राप्त होगा लोकसभा, वही तो सरकार बनाएगा। तो सरकार की एक विशेष भूमिका होती है और वही क्या करती है? उनको हटा सकती है। अगली लाइन में लिखिए, सरकार के द्वारा, या कार्यपालिका लिख लें, कार्यपालिका द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका, जो सरकार का तीसरा अंग होता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे, अब देखो सरकार के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों अलग अलग हैं। व्यवस्थापिका अलग है, जिसको हम संसद कहते हैं, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती हैं। फिर कार्यपालिका, जिसको हम सरकार कहते हैं, जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती हैं। तीसरा है न्यायपालिका, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें कोर्ट आ गए, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये संविधान की व्याख्या करता है और न्याय करता है। तीनों है अलग, लेकिन एक दूसरे से अलग है, तीनों का अलग अलग काम है। और कोई स्वतंत्र है, लेकिन कोई भी सरकार का कोई भी अंग है वो अपना मनमानी नहीं कर सकता। जैसे हाई कोर्ट है, जैसे हमने पढ़ा कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, लेकिन वो भी मनमर्जी नहीं कर सकता। अगर वो भी संविधान का अतिक्रमण करता है तो संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। पढ़ा था ना हमने।
तो इस प्रकार कोई भी सब अलग अलग स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, लेकिन वो संविधान का अतिक्रमण नहीं कर सकते। एक जो अंग है सरकार का वो दूसरे से शक्ति संतुलन बनाए रखता, उनको मनमर्जी नहीं करने देता। आगे लिखिए, अगली लाइन से स्टार्ट करें। अब तक, अब इसके लिए नीचे लाइन खींच लेंगे, अभी अब तक ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कितनी बार, या को जो ये न्यायाधीश है उनको के लिए हटाने के लिए प्रक्रिया कब की गई। तो इसमें लिखिए, अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को, अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल, संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। एक प्रस्ताव, केवल एक प्रस्ताव। तो एक प्रस्ताव के नीचे लाइन खींच लेंगे कि भारत के इतिहास में अब तक किसी न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं गया है, केवल एक बार प्रस्ताव जरूर आया था, केवल प्रस्ताव जरूर आया था। तो प्रस्ताव आया था इस मामले में, कौन से मामले में, जो एक मामला आया था न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए। इस मामले में 2/3 सदस्यों ने, 2/3 सदस्यों ने, 2/3 कोष्टक में लिख सकते हैं 2/3, 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। 2/3 का मतलब जैसे मान लो ये एक वस्तु है कोई, आधा का मतलब डबल कर देते हैं ना, 1/2 का मतलब क्या कर देते हैं हम, 2 टुकड़े कर दिए, तो ये 1 का 2, तो 1/2 हो गया। ऐसे करते हैं ना, 1 का 3 हो गया, तो इसको बोल देंगे हम 1/3। अब 2/3 मतलब 3 खाने हैं, तो ये 2 और कुल कितने थे 3, इसको बोलते हैं 2/3। मतलब ये पारित हो गया ना एक तरह से। तो 3 है, 3 में से 2 सहमत हो गए तो 2/3 हो गए ना। कुल कितने 3, तो 2 सहमत हो गए तो 2/3 हो गए ना, इस प्रकार से। लेकिन 2/3 बहुमत से पारित हो गया, फिर भी उनको हटाया नहीं जा सका। क्यों? लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका। यानी प्रस्ताव भी संसद के पास गया, 2/3 जो सांसद थे एमपी, जिसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सहमत भी हो गए, आम सहमति दे दी, फिर भी वो नहीं हटे। क्योंकि आगे लिखे अब, प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का, प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका। कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका। जैसे मान लो वर्तमान की बात करें, मान लो भाई 543 सीटें, जैसे मान लोकसभा में गया, तो इस कुल सदस्य संख्या इनका बहुमत नहीं मिला। जैसे हमने राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था महाभियोग में, 14 दिन पहले सूचना देते हैं, फिर उस प्रस्ताव पर सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं, तो वहाँ तो प्रस्ताव मिल गया, लेकिन जो कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत होना चाहिए था वो पारित नहीं हो सका, या वो बहुमत जो न्यायाधीश के विपक्ष में जो हटाने के लिए लाया गया था, तो वो कुल सदस्य संख्या का बहुमत नहीं मिल सका। समझ गए? कुल सदस्य संख्या का बहुमत न होने के कारण वो जो प्रस्ताव आया था संसद के पास वो रद्द हो गया, यानी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया। ठीक है, क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न होने के कारण। तो ये प्रक्रिया पूरी हो गई। बिल्कुल दोबारा हम रिविजन कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, उनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। उनके खिलाफ सिद्ध कदाचार तथा क्षमता और अयोग्यता के आधार पर ही उनको हटाया जा सकता है, और उनको एक
जो कार्यपालिका होती है जिसको हम सरकार कहते हैं, उनकी एक विशेष भूमिका होती है, रोल होता है, इसी के तहत उनको हटाया जा सकता है। और अब तक इतिहास में हम देखें तो एक बार केवल संसद के पास ऐसा प्रस्ताव विचार में आया था, प्रस्ताव 2/3 बहुमत से आम सहमति दे दी, लेकिन जो कुल सदस्य संख्या थी उनका बहुमत न मिलने के कारण वो प्रस्ताव पारित न हो सका। इस कारण से अब हम देखें अब तक किसी भी न्यायाधीश को उनको बीच में मतलब कार्यकाल के दौरान उनको नहीं हटाया गया है, कार्यकाल के दौरान नहीं हटाया गया है। तो एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखो न्यायाधीश, न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका अब देखो संरचना बनावट, तो देखो न्याय इसको रटना नहीं है हमें, न्यायपालिका की संरचना के बारे में संरचना पढ़ने। तो न्यायपालिका की संरचना ये त्रिभुज हो गया वैसे तो त्रिभुज का आकृति का क्या होता है, पिरामिड होता है। जैसे हम पढ़े मिस्र के पिरामिड, मिस्र एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, उसमें मिस्र देश का नाम है, उसमें जगह है ना गीजा के पिरामिड विश्व प्रसिद्ध है, तो इसको बोलते पिरामिड आकृति। तो ऊपर देखो सर्वोच्च न्यायालय है जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। फिर उसके नीचे राज्य में क्या होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय। फिर राज्य के बाद जिला आता है, जिला न्यायालय या जिला अदालत, और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। तो संरचना पढ़ रहे हैं तो न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे भारत की न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत। कैसी है, एकीकृत न्यायपालिका है, यानी अंतिम फैसला मतलब शीर्ष पर एक केंद्र, ये स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ये हम पहले पढ़ देते हैं कौन सा, एकात्मकता के 2 लक्षण पढ़े थे, उसमें एकीकृत न्याय प्रणाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भारत में न्याय का अंतिम न्यायालय नहीं, इसके बाद हम आगे कोई कोर्ट नहीं है, वहाँ नहीं जा सकते, कोई कोर्ट है ही नहीं। तो अपील का अंतिम न्यायालय है। अपील किसे कहते हैं, देखो अब एक शब्द आएगा अपील। अपील कहते हैं कि जब कोई भी निचली अदालतों में कोई भी पीड़ित पक्ष या कोई भी वाद और प्रतिवादी दोनों में से कोई भी मान लो फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपने से ऊपर के न्यायालय में अपील दायर कर सकता है या जा सकता है। वो अपील करना ही क्या होता है, या ऊपर के न्यायालय में जाना ही क्या होता है, अपील करना। इसकी अपील कहीं नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। जैसे अधीनस्थ न्यायालय, जैसे अपने तहसील लेवल पर ऐसे होते हैं ना, पंचायत समिति लेवल पे भी कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। तो ये दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को सुनते हैं। फिर ये कोई गंभीर किस्म का मामला है जैसे हत्या, जिसको मर्डर, ये सब भी कोई है, तो उनको जिला अदालत जो सत्र न्यायालय होता है वहाँ उनकी सुनवाई होती है, सेशन कोर्ट। फिर देखो अब इसके यहाँ मान लो किसी को 5 साल की सज़ा हो गई और वो चाहता है कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे गलत फंसाया गया, या मान लो कोई किसी को बरी कर दिया गया कोर्ट में, तो जो पीड़ित पक्ष था वो सोचेगा कि इसने अपराध किया था, इनको सजा नहीं मिली, तो वो अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर का न्यायालय कौन सा है, जिला न्यायालय, तो वो जिला न्यायालय में उस केस को ले जाएगा। ठीक है, तो फिर उस न्यायालय में, जिला न्यायालय में उस केस की सुनवाई होगी। ठीक है, अगर वो इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो इस केस को ऊपर का न्यायालय कौन सा है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में ले जाएगा। इसको बोलते हैं अपील करना, यानी अधीनस्थ न्यायालय से ऊपरी न्यायालय में जाने क्या होता है, अपील करना। फिर हाई कोर्ट जो राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट कौन सा है, जोधपुर में है, तो वो राजस्थान लेवल का, राजस्थान का सबसे बड़ा कोर्ट हो गया। लेकिन अब देखो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है,
अब हाई कोर्ट एक राज्य, जैसे राजस्थान एक राज्य है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा कोर्ट हो गया राजस्थान हाई कोर्ट, तो इसके फैसले को भी ये बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट। अभी तो हमने एकात्मकता के लक्षण में पढ़ा था, तो हाई राज्य इस तरह के कोर्ट को भी यहाँ चुनौती दी जा सकती है, इस मामले को यहाँ ऊपर के न्यायालय में ले जा सकते हैं, और इसका फैसला क्या होता है, अंतिम होता है। क्या होता है, अंतिम होता है, इसके फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। तो भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। किसकी तरह, पिरामिड की आकृति की है, ठीक है, अधीनस्थ जिला उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो देखो इसमें लिखें भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, ये पॉइंट लिख ले, न्यायपालिका संरचना इसमें लिखना आपको शुरू से, पहला पॉइंट है, नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत या स्थापना या व्यवस्था, तो भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ऐसा लिखें, व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ, एकीकृत का अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत, विश्व के अन्य संघीय देश जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ये जो हमने फेडरल सिस्टम पढ़ा, पिछले वाले पाठों में हमने पढ़ा था फेडरल सिस्टम, जिसमें 2 तरह की सरकारें होती है, लेकिन भारत में अलग अलग संविधान होते हैं, लेकिन भारत में एक ही संविधान है। नागरिकता पढ़ी थी हमने, डबल नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन भारत में कौन सी है, एकल ही है ना। उसी प्रकार विपरीत है ना, विपरीत संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। संघीय व्यवस्थाओं के विपरीत भारत में राज्य स्तर के अलग से न्यायालय नहीं है, अलग से न्यायालय नहीं है। कैसे नहीं है, देखो भारत में जैसे राजस्थान में भी हाई कोर्ट है, अभी बताया मैंने जोधपुर में है, लेकिन भारतीय नियम से क्या होना चाहिए, सबने पढ़ा संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम पढ़ा था, तो ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक का अलग अलग न्यायालय होना चाहिए और उसका अंतिम होना चाहिए, कहने राज्य स्तर का अलग। अगर इसने जो फैसला दे दिया राज्य स्तर पर, वो सर्वोच्च होना चाहिए, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा है, तो उस राज्य का कोर्ट है, तो उस राज्य में उनको चुनौती न दी जाए ऊपर। लेकिन भारत में क्या है, इसके विपरीत है, राज्य स्तर को भी चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना, लेकिन भारत में ऐसा है नहीं हाई कोर्ट के। और जैसे भारत में मान लो 29 राज्य हैं, तो 29 हाई कोर्ट होने चाहिए ना, लेकिन भारत के संविधान में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, यानी उच्च न्यायालय होगा प्रत्येक राज्य में, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। इसलिए भारत में कितने 25 ही है, तो ये संघीय व्यवस्था का क्या हो गया, विपरीत हो गया। क्या हो गया, फिर सबका अलग अलग होना चाहिए, तो 29 है तो 29 ही होना चाहिए। अब हम 7 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं, मर्दों ने अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग बना दिया, तो उससे पूर्व की स्थिति की बात करें। अब 7 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें दिल्ली का ही हाई कोर्ट है। दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है कि नहीं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तो है, तो कोई जगह तो होगा ही क्या, तो सुप्रीम कोर्ट तो अलग चीज़ है, लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। 7 राज्यों में तो दिल्ली का अपना हाई कोर्ट भी है, बाकी में नहीं है। समझ हो ना। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमनदीप, दादरा नगर हवेली, ये दूसरे जो राज्य के हाई कोर्ट है उनमें। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, तो नियम से अलग होना चाहिए ना। तो भारत में संघीय व्यवस्था के विपरीत क्या है, ये जो राज्य स्तर पर न्यायालयों की व्यवस्था नहीं की गई है। अगला पॉइंट लिखिए अगली लाइन से शुरू से। भारत में न्यायपालिका की संरचना
पिरामिड की तरह है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड, जो मैंने चित्र बनाया है, पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर, अब आप भी समझने के लिए इसको ऐसा बना सकते हैं, ऐसा लिखने से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ऊपर कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा उसके नीचे जिला न्यायालय तथा सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। ये अधीनस्थ न्यायालय है, सबसे नीचे अधीनस्थ। तो ये पिरामिड की आकृति हो गई। नीचे से पढ़ें तो अधीनस्थ न्यायालय, फिर उसके ऊपर जिले के बाद में राज्य है, तो राज्य में हाई कोर्ट आ गया, और देश राष्ट्रीय लेवल पर क्या आ गया? सुप्रीम कोर्ट आ गया। तो ये आकृति भी आप बना सकते हैं। तो ऊपर से अंतिम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो आकृति कैसी है? पिरामिड की तरह। तो यहाँ लाइन खींच लेंगे पिरामिड की तरह, और एक ही गर्त के नीचे लाइन खींच लेंगे। अगला पॉइंट लिखे, नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों अपने से ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। नीचे के न्यायालय अपने से ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये है तो इसकी देखरेख में, ये है तो इसकी देखरेख में, ये अंतिम है ही। ठीक है। अब देखो, जैसे अब आगे पढ़ेंगे हम हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? किसी मामले को अपने पास मंगो। जैसे हाई कोर्ट राज्य से कोई मामला राज्य में चल रहा है, तो वैसे राज्य का अधिकार तो इनको होना चाहिए संघीय व्यवस्था के अनुसार, लेकिन नहीं है। ये यहाँ कोई केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको अपने पास भी मंगवा सकते हैं, या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उस मामले को यानी केस को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। कई नियम है ऐसे। ठीक है। लेकिन सब में ऐसा, संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। समझ गए? ये संरचना हो गई। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब लिखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का हेडिंग डालिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब इसमें हम पॉइंट लिखेंगे, भाई ये क्या कर सकता है? अपील का अंतिम न्यायालय है, यानी इसके फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। ये किसी मामले को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है, या किसी केस को या किसी मामले को अपने सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा सकता है। तो इसमें लिखिए, इसके फैसले सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। इसके फैसले किसके? सुप्रीम कोर्ट के। इसके फैसले सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। दूसरी लाइन में लिखें, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। यानी एक किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, उसको किसी दूसरे हाई कोर्ट के में भेजना, ले जाना। तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर करना या बदली करना बोलते हैं ना अपनी भाषा में। तीसरा लिखें, यह किसी अदालत का मामला अपने पास मंगवा सकता है। मैंने पूर्व में बताया, अभी आपको बताया था ना, ये किसी भी अदालत का मामला अपने पास मंगवा सकता है। यानी कोई केस चल रहा है तो उस केस को वो अपने पास भी सुनवाई के लिए मंगवा सकता है। तो वह किसी अदालत के मामले को अपने पास मंगवा सकता है। अगला लिखें, यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे
यह एक उच्च न्यायालय में किसी एक उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को दूसरे न्यायालय में भेज सकता है, दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। अब जो दूसरे का मतलब उच्च में तो उच्च में भेजेगा, तो दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। ये नहीं जिले में भेज दिया, नीचे के में नहीं। एक राज्य का मामला है, जैसे मान लो राजस्थान हाई कोर्ट का मामला है, तो उसको बॉम्बे हाई कोर्ट है महाराष्ट्र का ना, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में, या केरल हाई कोर्ट है केरल का, तो हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। तो एक राज्य उच्च न्यायालय के किसी मामले को दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है। ये 4 पॉइंट हो गया। अब लिखेंगे उच्च न्यायालय, दूसरा क्या लिखेंगे, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट है ना। इसमें देखो अब हाई कोर्ट में ये क्या करेगा अभी, जैसे हाई कोर्ट नीचे हमने जिला पढ़ा था, अभी जिले के बाद में राज्य आता ना, तो ये अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ के विरुद्ध या मामलों को की सुनवाई कर सकते हैं। जिला ना उनके मामलों की सुनवाई कर सकता है। जिला अदालत के मामले को यहाँ चुनौती दी जा सकती है या यहाँ अपील की जा सकती है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, निचली अदालतों के फैसले पर, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। अदालतें फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। तो निचली अदालत है, उसका कोई मामला यहाँ जाता है तो उनकी सुनवाई करता है। निचले अदालत हो गए ना, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, तो इनकी मामला कोई हाई कोर्ट के पास जाता है तो इनकी सुनवाई करता है। तो निचली अदालत के फैसले पर की गई अपील की यहाँ सुनवाई की जाती है। यही इसमें भी होता है, यही होता है। तो यहाँ से कोई संतुष्ट नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, मौलिक अधिकारों का, ये तो अपने मूल अधिकार 6 पढ़े थे हमने पूर्व में, 7 पढ़ा था ना हमने। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उनको हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। तो जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। रिट को लेख भी कहते हैं, लेख भी कहते हैं। रिट यहाँ लाइन की लिखेंगे, रिट जारी की जा सकती है। यानी मौलिक अधिकार, यानी मूल अधिकार की बात है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इनके द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जा सकती है। WRIT, ठीक है, रिट जारी की जा सकती है। अब क्या बात पूछ लेते हैं, रिट कौन जारी कर सकता है? तो दोनों मतलब है दोनों न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट तो रिट जारी करता ही है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है, जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं, हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति है। मूल अधिकारों का हनन होने पर हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं हम। तीसरा पॉइंट लिखें, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों की सुनवाई, क्षेत्राधिकार, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की सुनवाई करता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की सुनवाई करता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों की सुनवाई करता है। अगला लिखें, अपने अधीनस्थ अदालतों का, अभी कौन सा जिला जो अधीनस्थ, जिला और अधीनस्थ जो अभी बताया मैंने तहसील लेवल पर भी होते ही हैं। तो अपने अधीनस्थ, अधीन नीचे, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण
पर्यवेक्षण व नियंत्रण, पर्यवेक्षण व नियंत्रण करता है, पर्यवेक्षण व नियंत्रण करता है, पर्यवेक्षण व नियंत्रण करता है। लिख लिया, पर्यवेक्षण व नियंत्रण करता है, यानी परीक्षण करता है, इसकी जांच कर सकता है, ये कहने का मतलब। तीसरा कौन सा? जिला अदालत, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगला लिखिए जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिले को क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, TRICT, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखो जिला स्तर पर एक न्यायालय होता है, जैसे अपना जिला सीकर है तो सीकर में कौन सा न्यायालय है? जिला न्यायालय। तो हर जिले में एक जिला न्यायालय होता है, जयपुर का अलग है, चूरू का अलग है, झुंझुनू का अलग है, ठीक है। तो जिला लेवल पर भी एक अदालत होती है जिसको जिला न्यायालय कहते हैं। तो इसमें लिखे पहला पॉइंट, यह जिले में दायर, यह जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करता है, यह जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करता है, यह जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करता है, यह जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करता है। अगला पॉइंट लिखें, निचली अदालतों के, दूसरा पॉइंट है निचली अदालतों के निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध, निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई करता है, की गई अपील की सुनवाई करता है। अर्थात जो निचली अदालत है तो उसकी अपील की सुनवाई करता है, सभी करते हैं। जैसे जिले की कहाँ हो जाएगी अपील? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की कहाँ हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सब में लिख सकते हैं हम, यानी उसके फैसले से हम संतुष्ट नहीं तो ऊपर के न्यायालय में हम उस केस को ले जा सकते हैं। जैसे इसने कोई फैसला दे दिया, किसी को 10 साल की सज़ा हो गई, उसने देखा कि मेरे साथ गलत हुआ, तो वो इस बात को साबित करने के लिए वो हाई कोर्ट में जाएगा। जिले के बाद में राज्य तो आता है, तो राज्य स्तर पर कौन सा कोर्ट है? हाई कोर्ट। फिर उसके बाद अंतिम दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। तीसरा पॉइंट लिखें, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है जिला न्यायालय। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों में फैसला देती है। जैसे मान लो जिसको सत्र न्यायालय भी बोलते हैं ना, जैसे हत्या का कोई मामला हो, किसी को मार दिया गया हो, तो यहाँ पर सुनवाई की जा सकती है। सत्र न्यायालय में इसको बोलते हैं, सत्र न्यायालय बोलते हैं ना। फिर अगला लिखें, अंतिम अधीनस्थ न्यायालय। ये तो हो गया ना जिला, ये इसके पॉइंट लिख दिए हमने। अब लिखेंगे हमें अधीनस्थ न्यायालय, तो जिले के बाद में सब जिले के नीचे अधीनस्थ न्यायालय। जो तहसील लेवल पर, जो अपने पंचायत समिति में भी इस स्तर पर भी होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। और ये दीवानी और जो फौजदारी मामले उन दोनों की सुनवाई करता है ये अधीनस्थ न्यायालय। दीवानी और फौजदारी, दीवानी और अलग अलग हैं दोनों। फौजदारी मामला, तो दीवानी मामले तो कैसे कौन से होते हैं? जैसे पैसों से लेन देन का मामला हो, कोई संपत्ति का विवाद हो, ठीक है, ज़मीनी विवाद हो, ये दीवानी मामले हो गए लेन देन का, या बंटवारे का मामला हो। फौजदारी मामला कौन सा हो गया? चोरी है, डकैती है, मारपीट है, हत्या है, जिसको क्रिमिनल आपराधिक मामले होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? फौजदारी मामले।
अंग्रेजी में क्राइम यानी अपराध होता है ना, क्रिमिनल जो मामले होते हैं, चोरी करना, डकैती करना, किसी को मार देना, मारपीट करना, ये सब किस में आते हैं? फौजदारी मामले में, यानी क्रिमिनल मामले में आता है। और ये सिविल मामले में आ गया दीवानी। कौन से में? सिविल मामले में। तो इसमें लिखें यह न्यायालय कौन सा? अधीनस्थ पढ़ा ना मैं, तो पहला पॉइंट लिखे एक ही इसमें, यह न्यायालय दीवानी और फौजदारी, अलग अलग है दोनों शब्द, दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर विचार करता है। यानी यह न्यायालय दीवानी और फौजदारी मामलों पर विचार करता है, यानी सुनवाई करता है। विचार मतलब है सुनवाई करता है। दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामलों की सुनवाई यहाँ की जाती है अधीनस्थ न्यायालय में। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का, ये कंप्लीट हो गया अपना क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार यानी इसका अधिकार पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से मामलों की सुनवाई कर सकता है, उनके पास क्या अधिकार है, क्या पावर है उन सुप्रीम कोर्ट के पास, उसको बोलते हैं क्षेत्राधिकार, यानी उनके क्षेत्र में आने वाले अधिकार। जैसे एक है मौलिक क्षेत्राधिकार, यानी मूल अधिकार है अपने जो 6, उनका हनन होने पर हम डायरेक्ट यहाँ में जिले में, हाई कोर्ट में या जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। समझ गए? ये हो गया मौलिक क्षेत्राधिकार। ठीक है। जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के आपस में विवाद हो जाते हैं, जैसे मान लो राजस्थान और पंजाब का, राजस्थान या मध्य प्रदेश का, या कोई भी 2 राज्य का आपस का विवाद हो गया, सीमा विवाद हो सकता है, जल विवाद हो सकता है, नदियाँ बहती है ना, उनके पानी को लेकर कोई विवाद हो सकता है, तो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाती है। ठीक है, क्योंकि राज्य का मामला तो राज्य कोर्ट, हाई कोर्ट थोड़ी करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगा। एक रिट संबंधी क्षेत्राधिकार रिट जारी कर सकता है, यानी मूल अधिकार का हनन होता है तो उसमें भी हमने पढ़ा रिट जारी कर सकता है। रिट हाई कोर्ट भी जारी, याद रखना है, हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। यानी अनुच्छेद 32 में तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 में कौन करेगा? हाई कोर्ट। ये अनुच्छेद भी आप, मैंने पहले बताया, अगर आपको याद हो तो अनुच्छेद भी पूछे जाते, जैसे हमने पढ़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें पढ़ा था, तो आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट क्या जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकते हैं। और 226 के तहत हाई कोर्ट। रिट कौन सी थी जो हमने पढ़ा ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ा था, कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर क्या है, उनको न्यायालय में, निकटतम न्यायालय में उनको पेश किया जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, अधिकार पर्चा है। ठीक है, तो ये 5 तरह के, कितनी संख्या पूछ सकते हैं, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। यानी सुप्रीम कोर्ट कितनी प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो अब हेडिंग क्या डालेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार यानी सुप्रीम कोर्ट का क्या क्षेत्राधिकार है। तो रिट संबंधी पढ़ेंगे हम, अपीलीय क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, और सलाह संबंधी। तो इसमें हेडिंग डालने पर 2-4 इसके बारे में जानकारी, 2-4 लाइन लिखेंगे, फिर 4 पॉइंट लिखेंगे, फिर उनका वर्णन करेंगे। आपको 4 ये बातें याद रखनी है: मौलिक क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, और अपीलीय क्षेत्राधिकार। और अपीलीय मतलब है, अभी पढ़ा हमने, जो नीचे के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनसे ऊपर के न्यायालयों में क्या करना, उनको ट्रांसफ़र करना, तो वो कौन सा हो जाएगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी नीचे की अदालत में सुनवाई का ले जाना ऊपर की अदालत में, अपीलीय। और अंतिम कौन सा है? सलाह संबंधी, सलाह यानी राय, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। ये 4 हैं, इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें 1-2 बातें लिख लें पहले हमें।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह शक्तिशाली तो लेकिन वो मनमर्जी से काम नहीं कर सकता, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के अंदर रहकर ही काम करता है। संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के अंदर रहकर ही कार्य करता है। फिर अगली लाइन लिखें, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित क्षेत्राधिकार हैं। निम्नलिखित क्षेत्राधिकार हैं। पहले पॉइंट लिख लेते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार, पहले 4 नाम लिख लें। मौलिक या मूल एक ही बात है, ये पॉइंट याद होना चाहिए। बड़ा प्रश्न हो गया निबंधात्मक एग्जाम में आ गया। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। 1-2 लाइन अभी तो लिखाई, वो लिख दिया कि दुनिया के यानी विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, ठीक है, लेकिन ये संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर ही काम करते हैं। तो मौलिक क्षेत्राधिकार एक लाइन में 2 या एक लाइन में 1 भी लिख सकते हैं ना, जैसा जगह के हिसाब से। दूसरा है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट या लेख एक ही बात है, ये भी ध्यान रखेंगे। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार पूरा लिख लेंगे आप। रिट संबंधी तीसरा लिखेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। पूरा लिखेंगे रिट संबंधी क्षेत्र अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील मतलब है किसी न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय के फैसले से हम संतुष्ट नहीं है तो उस मामले को ऊपर के न्यायालय में ले जाने क्या होता है, अपील करना। अंतिम वो चौथा है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह, जिसको सलाह करना, राय देना, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। ये 4 ही नाम याद रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में मौलिक क्षेत्राधिकार, रिट यानी लेख जिसको कैसे, जिसमें 5 प्रकार के लेख जारी किए, उसको पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी वो अब अपीलीय मतलब सभी, ये सर्वोच्च है, ठीक है। तो अपने इसे नीचे कौन सा हो गया, हाई कोर्ट हो गया राज्य, तो राज्य क्या हाई कोर्ट के विरुद्ध भी ये सुनवाई कर सकते हैं। और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, ये 4 पॉइंट याद, पॉइंट नहीं है तो आप उत्तर नहीं लिख सकते। तो ये 4 पॉइंट सरल भी है, मौलिक क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाह संबंधी। तो 3-4 बार रीडिंग करेंगे, रिविजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब नंबर 1 लगा के लिखे, इनका वर्णन करेंगे। अब मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार में लिखें इसमें लिखिए आप सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित, उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक निर्णायक की भूमिका देता है। एक निर्णायक की भूमिका देता है। निर्णायक मतलब निर्णय करने वाला, निर्णायक मतलब निर्णय करने वाला। दूसरी लाइन से लिखिए संघीय, संघ यानी केंद्रीय, संघ यानी केंद्रीय। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों
के बीच विवादों को हल करने की जिम्मेदारी, विभिन्न राज्यों के बीच विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है, सर्वोच्च न्यायालय की है। जैसे मान लो हम पूर्व में जैसे हमने आर्टिकल 356 के बारे में पढ़ा था ना, कि जब ऊपर अलग दल की सरकार हो, नीचे अलग दल की सरकार हो, तो क्या होता है, सरकार उसको 356 का दुरुपयोग किया जाता है। तो केंद्र सरकार में या किसी राज्य सरकार में कोई विवाद हो जाए तो सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। या दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए तो राज्य हाई कोर्ट थोड़ी करेगा फैसला, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। समझ गए। यदि भारत सरकार और राज्य सरकार का कोई मामला हो तो वो मौलिक क्षेत्राधिकार के तहत सीधा कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ जा ही नहीं सकते। समझ गए। यहाँ अपील की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा। दो या दो से अधिक राज्य, जैसे मान लो केरल पंजाब का बॉर्डर वाले मामले ज़्यादातर उनमें होते हैं, या कोई वैसे नदी का मामला हो, पानी जल बंटवारे का मामला हो, दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं राज्यों में आपस का मामला हो, तो वहाँ सबका हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट थोड़ी करेगा फैसला, उसका फैसला कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। आगे इसमें थोड़ा सा और लिख लिया, अगली लाइन से ऐसे पॉइंट बना के लिखे, अगला और लिखे इसी में। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार, इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही, इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है, क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। ये कंप्लीट हो गया। एक लाइन छोड़ के लिखिए दूसरा, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार जिसमें लिखे मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आधा लाएगा ना पहले फिर पूरा। मूल अधिकारों का, जो हमारे 6 मूल अधिकार है, तो मूल अधिकारों का उल्लंघन है, यह हनने की बात है ना। उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए, कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, उनका हनन होने पर या उसका उल्लंघन होने पर डायरेक्ट यानी सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अगला लिखें, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा भाई, सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। रिट यानी रिट का दूसरा नाम क्या है, लेख, यानी वो लेख जारी कर सकता है। रिट जारी मतलब है लेख जारी कर सकता है वो। इस लाइन से लिखें, उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था रिट जारी करने की शक्ति दोनों न्यायालयों को है। किसको है, दोनों को। रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को भी है, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या सीमाएं रखी गई हैं। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, जो अपने मूल 6 अधिकार है ना, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, संवैधानिक ये शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
तो ये सब जितने भी हैं, तो जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय, उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, दोबारा समझे इसको। यानी किसी व्यक्ति के जो मूल 6 अधिकार है ना, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, उनका हनन होने पर सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन रिट जारी करने की शक्ति राज्य में जो हाई कोर्ट है उनको भी है, तो वहाँ भी जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, कोई पाबंद नहीं है। जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है, जो व्यक्ति कोर्ट में जाना चाहता है वो चाहे तो हाई कोर्ट में जा सकता है पहले, ठीक है, या बाद में, या ये फैसला कर देगा पहले तो, और वो यहाँ नहीं, हाई कोर्ट में न जाकर वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। वो उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर ये लिखना है हमें। ठीक है, तो एक लाइन और लिख सकते हैं हम, इसमें कंप्लीट कर दें इसको। इन रिटों के माध्यम से, रिट यानी ले कोष्ठ में लिख सकते हैं, इन रिटों के, फिर रिट जारी करेगा, वो आदेश देगा सरकार को जो उसका हनन करे, भाई ये व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन है, तो वो फैसला सुनाएगा, जैसा करे वैसा सरकार को मानना पड़ेगा। तो इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को, कार्यपालिका मतलब जो सरकार होती है वही तो करेगी ना, तो कार्यपालिका को इस मामले में कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। इस मामले में कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। कौन है? हाई कोर्ट में ले जाएंगे तो हाई कोर्ट है, और राज्य में ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। तो इसमें हमने क्षेत्राधिकार में 2 पढ़ लिए हैं, 2 बच गए। अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाह क्षेत्राधिकार ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद। आप पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, रिवीजन करते रहें, तभी आपको ये सरल लगेगा और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।